कानून को जल्दी में पास किए गए हैं। फसल की उचित कीमत मिला देनी चाहिए। ये एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसान को उम्मीद बनाए रखता है। तो टैक्स की ये जिम्मेवारी होती है कि वो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसल खरीदे। बारिश हो गई, फसल ख़राब हो गई तो उसकी चिंता रहती है कि जल्द से जल्द मैं अपनी फसल को बेच सकूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कहीं ज़्यादा कम है। फर्ज कीजिए कि 1700 रुपये प्रति क्विंटल है तो वो खरीदता है 900 या 1000 रुपये प्रति क्विंटल और 700 रुपये प्रति क्विंटल का उसमें गैप रहता है। अब किसान उससे संतुष्ट नहीं है। किसान को उसकी फसल की न्यूनतम दर मिलनी चाहिए। आज किसान ये जानना चाहता है कि भाई आपने किया क्या हमारे लिए। कि दिक्कत भरी चीज़ें होंगी, इससे किसान को बहुत दिक्कत आएगी। नमस्कार, मैं पूजा सैनी। आज हमारे साथ नागालैंड व केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार जी शामिल हैं। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा पहला सवाल यही है कि किसान एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट जो है वो उनको क्या प्रोवाइड करेगी, क्या इंतज़ाम किए गए हैं उसको लेकर? सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो इन लॉज कि इस वक्त क्या ज़रूरत थी। आम कहते हैं लोग कि ये एक चुनावी उनका पलटा है। बिहार में और दूसरी जगहों पर जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उनको प्रभावित करने के लिए ये कानून पास किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून को जल्दी में पास किए गए हैं। क्यों पास किए गए हैं? अगर आप किसानों को सचमुच में राहत दिलाना चाहते हैं तो उनको उनके फसल की उचित कीमत मिला देनी चाहिए। और इसलिए सरकार को ये बात गारंटी करनी चाहिए थी कि आपको हम इतनी प्राइस से कम बिकवा देंगे आपकी फसल, यानी एमएसपी। ये एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसान को उम्मीद बनाए रखता है कि हमारी फसल बिकेगी और 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये बिक जाएगी। और तब वो देखता रहता है कि सरकार क्या पहल करती है। मुख्तलिफ सरकारें हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उन्होंने अपने कानून बनाए हैं। कहीं पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, कहीं पर पैक्स है जैसा कि बिहार में है। तो पैक्स की ये जिम्मेवारी होती है कि वो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसल खरीदे। अगर जो नहीं खरीद पाती है सरकार तो एक तो ये काबिल यकीन नहीं है कि सरकार फसल खरीदे ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। और किसान जो है क्योंकि उसकी फसल नहीं खरीदी जाती है वो उसको लेकर बैठा तो नहीं सकता। अपने खलिहान में रखा हुआ है अच्छी हुई फसल, बारिश हो गई, फसल ख़राब हो गई तो उसकी चिंता रहती है कि जल्द से जल्द मैं अपनी फसल को बेच सकूं। तो जब सरकार की तरफ से पहल नहीं होती है और वो पैक्स जिनको सरकार राज्य सरकार ने निर्धारित किया है कि आप ये काम करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाते चाहे जिस वजह से हो, तब किसान जो है वो दूसरों को बेचता है, ट्रेडर को बेचता है। अब वो ट्रेडर उस फसल को जिस कीमत पर ख़रीदता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कहीं ज़्यादा कम है। फर्ज कीजिए कि 1700 रुपये प्रति क्विंटल है तो वो ख़रीदता है 900 या 1000 रुपये प्रति क्विंटल और 700 रुपये प्रति क्विंटल का उसमें गैप रहता है। तो वही ट्रेडर फिर उसी फसल को बेचता है। कई जगहों पर तो वो सरकार को ही बेच देता है और कई जगहों पर उसकी स्मगलिंग हो जाती है दूसरे देशों में। और जहाँ स्मगलिंग होती है या जब वो ट्रेडर बेचता है तो वो बेचता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो यानी 1000 से ख़रीदता है और 1700 से बेचता है तो 700 रुपये प्रति क्विंटल तो उसका मुनाफा हुआ। अब किसान उससे संतुष्ट नहीं है, खाली इतना जानता है कि चलो जी मैंने अपनी फसल बेच दी, इतने भी मिले तो बहुत मिले। तो सबसे बड़ी बात क्या है, किसान को उसकी फसल की न्यूनतम दर मिलनी चाहिए। और अगर हम रिफॉर्म करना चाहते हैं फार्म सेक्टर को तो सबसे पहले किसान को आश्वस्त कर दें कि तुम्हारी फसल हम खरीदेंगे
एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और इसके लिए हम कानून पास कर रहे हैं। तो इतना सारा कानून पास हुआ, मतलब ये नए कानून, नए बिल्स पास हुए हैं, उसमें इतना कहना था कि एमएसपी को हम गारंटी करते हैं। अगर इतना कहना था उनको, क्यों नहीं कहा उन्होंने? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर इस बात पर लोकसभा में चर्चा होती तो शायद कुछ स्पष्टता बाहर आती, और मान लीजिए कि जल्दबाजी में ये लोकसभा का सेशन कन्वीन किया गया और बीच में एडजर्न कर दिया गया, तो ठीक है, उसको एक सिलेक्ट कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, सब पार्टियों की राय लीजिए, और शायद जब वो राय आती तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो समस्या है खड़ी ही नहीं होती। आज किसान ये जानना चाहता है कि भाई आपने किया क्या हमारे लिए? आपने ये कानून पास किए हैं, इनको मॉडर्नाइज़ किया है, मॉडर्नाइज़ किया तो है, लेकिन हमारी जो फसल है उसकी खरीद के बारे में आपने क्या कहा? आपने कहा है कहीं भी बेचो, चलो हम बेचेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गारंटी होनी चाहिए थी कि आपकी फसल को हम एक मिनिमम सपोर्ट दर पर खरीदेंगे। मामूली सी बात है, वैसे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर स्टेट में है, तो कंट्री वाइड ये बात हो जाती। ये मामूली सी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, और इसी पर हम सब जो है परेशान हैं कि जब इतनी जल्दबाजी थी ही पास करने के लिए कानून, तो उसमें ये एक छोटा सा मामला लेकिन महत्वपूर्ण मामला क्यों नहीं शामिल किया गया? और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आपने ये फसल को ओपन कर दिया है, कोई भी खरीद सकता है, यानी कोई उद्योगपति खरीद सकता है। जब वो उद्योगपति खरीदेगा तो किस दर पर खरीदेगा? वो तो खरीदेगा अच्छे दरों पर। जब अच्छे दरों पर खरीदेगा तो उसके दिमाग में होगा कि हमको जितना पैसा खर्चा है उसका मुझको जवाब मिलना चाहिए, उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो पहले दूसरे तीसरे साल तक तो ये सब ठीक चलेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में तो फिर मुश्किल। जी हाँ, आने वाले टाइम में जो उद्योगपति लोग हैं वो किसान की ज़मीन को क्यों न हड़प लें? वैसे भी जब एक बात है, एक ऐसी प्रथा चल निकली है जिसमें किसान अपने खेतों को बटाई पर देते हैं, तो बटाईदार जो होता है वो मालिक नहीं बनता, वो उस समय तक काबिज रहता है उस खेत पर जब तक वो फसल पूरी नहीं हो जाती है, कट के तैयार नहीं होती है, और उसके बाद नई फसल के लिए वो बुआई करता है, खाद डालता है, सीड्स डालता है, आज चलता रहता है मामला। तो वो बटाई की बात हुई। अगर ये बटाई का कॉन्सेप्ट किसी बड़े उद्योगपति पर लागू कर दिया गया, तो जैसे बटाईदारों के साथ अक्सर डिस्प्यूट हो जाते हैं, अगर वो डिस्प्यूट हो गया उनके साथ, किसी उद्योगपति के साथ, तो उसका समझौता कौन करेगा? कानून में लिखा हुआ है कि कोई डिस्प्यूट हो तो एसडीओ करेगा। अब एसडीओ के बस की बात अगर आप समझ सकती हैं कि है, तो मैं बताऊं कि नहीं, मुश्किल है उसके स्तर पर इस प्रकार के मामलों की डिस्पोजल। जब वहाँ डिस्पोजल नहीं हुआ तो मामला चला गया सिविल कोर्ट में, और एक बार सिविल कोर्ट में चला गया तो फिर भगवानी मालिक है, कितने सालों तक ये पेंडिंग रहेगा, क्या करेगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बातचीत हुई नहीं। आज आप हमसे पूछ रही हैं तो हम बता रहे हैं। ऐसे ही अगर लोकसभा में सांसद से बात होती, दोनों पक्ष के सांसद रहते, अपनी अपनी बात करते, जल्दबाजी थी, चलिए एक दिन पूरा आप लगाइए इसी पर, एक दिन में क्या होने वाला है, उसमें हमारी बातें सुनते, वो अपनी बात कहते, और तब होता कि इसको सिलेक्ट कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी जो है एग्रीकल्चर पर, उसको रेफ़र कर दें। और वो स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटियाँ बनी ही इस काम के लिए कि जो कोई कानून पास हो तो उस कानून के पास होने से पहले हम उसके सारे मुद्दों को, सभी बिंदुओं को ठीक समझ लें, और तब एक सर्वसम्मति से हम रिपोर्ट दें लोकसभा को, और वो सर्वसम्मति की रिपोर्ट जो स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी देती है वही बुनियाद बने नए कानून की। तो ये तो हुआ नहीं, इसलिए हम लोग इस
परेशान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिएगा ये जो नया कानून है, इस कानून के तहत जो फसलों की खरीदो फरोख्त होगी, कितनी कितनी दिक्कत भरी चीज़ें होंगी, इससे किसान को बहुत दिक्कत आएगी। इस साल जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में कुछ मजदूर थे, उन्हें घर वापस जाना पड़ा, लेकिन क्या लगता है कि वो जब घर वापस गए थे तो उनकी आमदनी ठीक हुई थी या उनके कुछ इंतज़ाम करा था सरकार ने? क्योंकि अब जैसे ट्रेन भी नहीं चल रही है, उनको वापस यहाँ पर आना है, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम है, क्या नहीं है? ये सवाल आप पूछ रही हैं, आपको मैं याद दिलाऊं, अगर आप टेलीविज़न देखती हैं, ये टेलीविज़न की बात है, तो फिर तकरीबन सारे ही चैनल्स अपने चैनल पर दिखा रहे थे कि ये जितने मजदूर हैं प्रवासी, ये घर लौट रहे हैं और पैदल लौट रहे हैं। और एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, महिला अपने बाएं हाथ में बच्चे को लिए हुए है और दाहिने हाथ से उसका जो सामान है, बहुत छोटा थोड़ा सा सामान है, उसको अपने हाथ में लेके चल रही है। अब बताइए कि थोड़ी दूर चलने के लिए लोग परेशान रहते हैं, ये हज़ारों किलोमीटर पैदल चले, और इनके आने का, इस तरीके से आने का सरकार ने नोटिस ही नहीं लिया। सर, जैसा देखा जाता है कि वीआईपीज़ जो होते हैं उसके लिए तो सरकार या कोई भी हुआ, उनके लिए तो हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, लेकिन अगर जैसे हम जैसे आम लोग हो गए, मजदूर हो गया, लेकिन जब उनको जाना होता है तो उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, एक दर्दनाक फ़ोटोज़ रह जाती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? हर किसी को तवज्जो पूरी देनी चाहिए, इक्वलिटी पूरी होनी चाहिए कि हाँ, अगर वीआईपी भी अगर इस तरह से जा रहा है, हम किसी इंटरनेशनल तरीके से उसको बाहर से बुला रहे हैं। हम जब हमारे कोरोना हुआ था तो हम बाहर से बच्चों को यहाँ बुला रहे थे, लेकिन जो यहाँ रह रहे थे हम उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए था? 28 या 29 मार्च को मैंने चिट्ठी लिख करके, ईमेल भेज करके बिहार सरकार को कहा था कि हम आपकी नोटिस में एक बात लाना चाहते हैं, जो हमें पता लगी है कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं ये वापस आ रहे हैं और पैदल आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हमारे प्रदेश में आने वाले हैं, ये मजदूर, उनको यहाँ लाने की एक सुविधाजनक इंतज़ाम होना चाहिए। और ज़रूरत पड़े उस समय, जब हम लोग को कोई ख़ास आइडिया नहीं था, ये भी सजेस्ट किया था कि ज़रूरत पड़े तो गाड़ियों को बुक कर लीजिए, एक गाड़ी हो, 2 गाड़ी हो, जितनी भी हो, लेकिन उनको उन गाड़ियों से यहाँ लाने का इंतज़ाम कीजिए। तो ये 28 से 29 मार्च को मैंने चिट्ठी लिखी थी, और 4 अप्रैल तक, 4 अप्रैल या 3 अप्रैल की शाम तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की? आपने जो सवाल पूछा, बहुत सही सवाल पूछा। हम जो सहूलियत देना चाहते थे अपने प्रवासी मजदूरों को, वो सहूलियत कौन देगा? सरकार देगी। और अंत में सरकार ने दिया। जब उसने देखा कि ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है, तब आपाधापी में ये गाड़ियों का इंतज़ाम हुआ, ट्रकों का इंतज़ाम हुआ, बसों का इंतज़ाम हुआ। और आपको याद होगा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कुछ मजदूर आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, थक गए, एक साफ सुथरी जगह देखी उन्होंने, रेलवे लाइन, उस पर सो गए और उन पर ट्रेन चल पड़ी। 16 लोग या कितने थे ऐसे यहाँ। तो ये तो अक्षम्य है, ये तो अक्षम्य अपराध है। और इसका जवाब आगे जब सरकार की बात होगी तो जनता देगी, और जनता को देनी चाहिए। ये तो कुछ आपने पूछा इंतज़ाम ठीक है कि नहीं, इंतज़ाम था ही नहीं कुछ, तो ठीक है, अच्छी की बात कहाँ उठती है ये बात, जबकि उनको बताया गया था। तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और जहाँ तक ये कोरोना वायरस का सवाल है, हमारे नेता राहुल जी ने जनवरी के महीने में आगाह किया था सरकार को कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप इसमें मुनासिब प्रिवेंटिव स्टेप्स लीजिए। रूलिंग पार्टी ने इसको हंसी हंसी उड़ा दिया।
ये भी एक अक्षम्य अपराध है, ये भी एक अक्षम्य अपराध है। और मोदी जी चाहे जितना कहें, लेकिन ये तो अपराध है जिसके लिए वो क्षमा के भागी नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं किया उन्होंने? जो नहीं किया है उनकी गलती है, ये भयंकर अपराध है। ऐसा भी नहीं कि उनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, हुआ। उनको चेतावनी दी गई, बावजूद इस चेतावनी के उन्होंने कुछ नहीं किया, मजाक उड़ा दिया। तो ये तो बहुत ही जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चलिए आ गए अपने घर, राज्य में आ गए। जब आ गए अपने गांव में तो वहाँ पर उनको डॉक्टरी सहूलियत मिलनी चाहिए थी। तो जो मेडिकल अरेंजमेंट है, जो हेल्थ अरेंजमेंट है, जो हेल्थ केयर का अरेंजमेंट है, तो निहायत लीचर है। अगर ऐसा अच्छा होता इंतज़ाम तो इतनी सारी दिक्कतें आई हैं, इतनी पेश हुई हैं, वो नहीं आती। क्वारंटाइन के लिए जगहों को निर्धारित किया गया था, क्वारंटाइन में ये लोग रखे गए, तो उसके बाद ये कहाँ गए? लोकसभा में बताया गया था कि साहब हमें नहीं मालूम कि कितने लोग मरे हैं ट्रेन से कट के या ट्रेन से आने पर, जैसे भी हो। फिर बाद में उन्होंने कहीं से पता पुतू करके बताया। यानी कि ये जो सेंसिटिवनेस होती है, संवेदनशील प्रशासन होना चाहिए, वो नहीं था प्रशासन। सर एक और क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि कोरोना सच में ही है? क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कोरोना एक महामारी है, और महामारी का मतलब अगर एक ही दम किसी को कोई बीमारी लग जाए, सपोज़ अगर मुझे ये बीमारी है और मैं किसी को हाथ लगाती हूँ, वो उसी टाइम मर जाए, क्या कोरोना 15 दिन का वेट करेगी मरने का, या फिर इसमें भी कोई राजनीति है? आपने बात खुद ही कही और खुद ही उसका जवाब भी दे दिया। मैं ये सवाल आपसे किया है, जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको खुद भी बताएं। जो आपने कहा, वो सवाल पूछा, उसका जवाब भी आप ही ने दिया, तो इससे अब बढ़ के क्या कह सकता है कोई? क्योंकि सर इलेक्शंस आ रहे हैं, जैसा आपको पता ही है, विधानसभा इलेक्शन आ चुके हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हुई, बीजेपी हुई, सब अपनी अपनी पार्टी कुछ ना कुछ दावे करेगी, वादे करेगी, लेकिन जब वोट हो जाती है, वो कोई ना कोई पार्टी जीत जाती है, लेकिन वो वादे उस समय भूल जाती है। मैं बिहार में औरंगाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधि रहा हूँ इस संसद में। हमारे लोगों ने जो ये प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनके साथ इतना काम किया। पप्पू, ये हैं हमारे क्षेत्र के जो ये प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनके लिए क्या आपने कुछ काम किया था? बहुत मास्क बटी, चप्पलें बटी, बहुत सारे लोगों को मास्क बटा, चप्पलें बटी, खाने का इंतज़ाम किया गया, रहने का इंतज़ाम किया, बहुत सारे इंतज़ाम किए गए। अपनी पार्टी की तरफ से क्या नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, वहाँ के लोकल लोगों को इकट्ठा किया, स्वयंसेवी संस्थाओं को इकट्ठा किया, सब अपने पैसे से, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने क्षेत्र में हर एक रोड पर जो आ रहे थे उनको पानी, मास्क, खाना की व्यवस्था, जहाँ कुछ नहीं मिल रही थी लोगों को, जहाँ जाने की सुविधा नहीं थी, वहाँ हम लोगों ने अपना सुविधा करके उनको नज़दीक घर पर भेजा। ये अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से की है। सरकार की जो व्यवस्था थी बहुत ही दयनीय व्यवस्था थी, लोग उसमें मर रहे थे। ऐसा तो हर किसी ने, हर पार्टी ने भी किया है, लेकिन इस समय कोरोना काल में सब किसी का इंसानियत तौर से था। कौन? हाँ जी, पहले हम लोगों ने पहल की। हाँ जी, शुरुआत कौन? हाँ जी, बताइए साहब, आप क्या नाम है? पहले तो हम लोगों ने इंतजाम किया इनके निर्देश पर। जितने हमारे बगल में, जैसे आपका देखा होगा कि हरियाणा में फंसे हुए लोग थे, लुधियाना में फंसे हुए लोग, सब गुहार लगा रहे थे, हम लोग खाने के लिए नहीं है। गाड़ी से बस भेज करके हम लोगों ने औरंगाबाद मंगवाया, उन लोगों को सब कोरोना का टेस्ट कराया। उन लोगों को घर में, उनके परिवार को इन्हीं के घर से बुला करके मास्क, 10 केजी चावल, साबुन, और कम से कम 1 लाख साबुन हम लोग डिटॉल साबुन दिया हर घर को। और कोई ऐसा ब्लॉक नहीं था, चाहे वो आपको DK शिव कुमार हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो औरंगाबाद का आदमी या कोच का, टिकारी का आदमी, वो लोग वहाँ चलाता था, उस सर्कस में काम करता था। हम लोगों ने मैसेज कराया और वहाँ से DK शिव कुमार ने गाड़ी से बेंगलोर भेजा और बेंगलोर से औरंगाबाद भेज दिया।
तो 1-2 महीने कांग्रेस पार्टी ने इसका, और हमारे मुख्यमंत्री तो घर में सोए हुए थे, बीजेपी के लोग कोई नहीं निकल रहा था। इस तरह जो बात वो लोग कर रहे थे, और उस सब हमारे पास वीडियो है, कहिए तो हम सब आप नंबर हम फॉरवर्ड कर दें। बस से लोग उतर रहे हैं, कलेक्टर जा कर के जो औरंगाबाद का बॉर्डर है, बनारस उतरते थे लोग, बस जाती थी औरंगाबाद से, उन लोगों को लाती थी और उनके ब्लॉक में पहुंचाती थी, जहां सेंटर था, क्वारंटाइन सेंटर 11 ब्लॉक है हमारा औरंगाबाद, गया का ब्लॉक है, पूंछ है, टिकारी है, गुरुआ है, गुरारू है, सब जगह भेजना था लोग। ऐसा नहीं था कि बहुत कहा, यहाँ बैठे बैठे भी मेहनत करते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।